नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें कि हम बाल विकास के सभी टॉपिक्सों को कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्योंकि बाल विकास वो सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है और हम बाल विकास को इस प्रकार से समेटने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर एमपीटीटी वर्ग 3 का हो या फिर एमपीटीटी वर्ग 1 हो या फिर अन्य कोई शिक्षक भर्ती हो, जो अलग-अलग स्टेटों में होता है, या फिर यदि हम मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की बात करें दोस्तों, तो जहाँ भी बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम बाल विकास का पूरा जो टॉपिक है दोस्तों, उसको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा से बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्लास को बहुत ही अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। वहां से जाके आप हर एक क्लास को आप देख सकते हैं समय समय पर। और आप सभी को फ्री में नोट्स और साथ ही साथ क्लास का पूरा पीडीएफ जो है वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आपको कहीं और जाने की और कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि पूरा जो ध्यान है दोस्तों, सलाम एजुकेशन आपके समय को बचाने पे ध्यान दे रहा है, जिससे कि आपको सही कंटेंट और सही फैक्ट वाला जो मटेरियल है वो मिल पाए। सो आइए दोस्तों, पहला टॉपिक यानी कि पहला जो क्लास है वो है दोस्तों जेंडर का, यानी कि पहला जो टॉपिक मैंने लिया है जेंडर, और जेंडर को हम समझने का प्रयास करते हैं और इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले यदि हम जेंडर पर नजर डालें दोस्तों, सो जेंडर शब्द है क्या, है ना। जेंडर को यदि हम समझने का प्रयास करें, जेंडर मीन्स यानी कि एक गर्ल्स है ना, एक गर्ल्स है, एक बॉयज है। तो ये क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या है, गर्ल्स है और बॉयज बॉयज है। यानी कि यदि इसे कहा जाए सरल शब्दों में, तो इसे जो है समाज में क्या कहा जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, बॉयज को क्या जाता है, पुरुष कहा जाता है, और गर्ल्स को क्या जाता है, महिला, या फिर हम कह सकते हैं लड़की या लड़का। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये जेंडरता को दर्शाया जा रहा है। और ये जेंडर किसने बनाया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल के लिए यहाँ पर उठता है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जेंडर जो है शब्द कैसे आया। जेंडर यानी कि जो लड़का लड़की का जो भेदभाव है, या फिर लड़का इस प्रकार से कपड़े जो है पहन सकता है और लड़की इस प्रकार से पहन सकती है, यानी कि दोनों की जो वेशभूषा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो लड़कियों की जो वेशभूषा है इस प्रकार से देखने को मिलती है। यहीं पे यदि हम लड़कों की बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसकी वेशभूषा कहीं अलग देखने को मिलती है। तो ये किसने बनाया है, तो आखिर ये अलग अलग जो वेशभूषाएं हम देखते हैं, अलग अलग जो है सांस्कृतिक तौर पर हम अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग प्रकार से जो है कपड़े पहनते हैं, फिर अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। ये कहाँ से आया है, तो ये हमें मिला है दोस्तों समाज के द्वारा। कहाँ से मिला है, समाज के द्वारा। संस्कृति ने ये बनाया है, जिससे कि हम उस संस्कृति को, उस समाज के द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करते हुए चलते हैं, जिससे कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रथाओं को फॉलो करते हैं। और यही जेंडर को दर्शाता है दोस्तों, कि कपड़े जो है या महिलाएं जो है इस प्रकार से कर सकती है, यानी पहन सकती है, या फिर जो पुरुष है इस प्रकार से पहन सकता है। या फिर आप बहुत सारे जेंडर रूढ़िवादिताएं देखते हो दोस्तों, कि जैसे कि आप सभी के लिए बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, कि महिलाएं जो खासकर घर का काम करती है, और यही पुरुषों को कहा जाता है कि पुरुष जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो बाहर का काम करते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे एक रूढ़िवादिता है। तो इस क्लास में हम खासकर उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करेंगे दोस्तों, जो कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक शब्द मैं अभी यूज कर रहा हूं यहाँ पर, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि इस पूरा क्लास में रूढ़िवादिता बहुत बार यहाँ पर उपयोग होगा। और रूढ़िवादिता ही इस क्लास का पूरा जड़ है। और जो भारत सरकार ने, या फिर जो इस यानी कि जो पूरा बाल विकास टॉपिक है दोस्तों, इसमें जेंडर यानी कि जेंडर जो टॉपिक है, इसको ऐड करने का उद्देश्य ही यही है कि लड़का लड़की या फिर जो इस प्रकार के जो भेदभाव होते हैं उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा गहराई से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जेंडर क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कुछ पॉइंट यहाँ पर बता दिया था, फिर भी हम समझते हैं कि जेंडर क्या है दोस्तों। यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि क्या जेंडर सामाजिक, यानी कि सामाजिक निर्माण के द्वारा हुआ है, यानी कि समाज ने दिया है। ठीक है, क्या समाज ने दिया है, या फिर ये जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, ये दोनों में से आपको यहाँ पर बताना है कि जेंडर क्या है। जेंडर क्या समाज ने दिया है, या फिर ये जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जैविक रूप से आपको मिला है। ठीक है, सो आपका क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों। सो इसका राइट आंसर होगा क्या, और ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सो जेंडर जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा मिला है, समाज के द्वारा मिला है, ना कि ये जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जैविक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। अब जैविक प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसको भी आगे मैं बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, जैविक प्रक्रिया वह प्रक्रिया दोस्तों जिसका जेंडर चेंज नहीं किया जा सकता,
यानी कि कोई बॉयज है तो वो बॉयज ही होगा, और साथ ही साथ कोई गर्ल्स है तो वो गर्ल्स ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, अभी तो अभी जो फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी हो गया या फिर जो साइंस का जो अभी जो कमाल हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं समाज में या फिर जो न्यूज में, सो उससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत कुछ हद तक जो है यानी कि सर्जरी के माध्यम से कहीं ना कहीं काफी हद तक किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर यदि हम देखें तो जेंडर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत हद तक कम है दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यानी कि जेंडर जो बना कहाँ से है, तो जेंडर आया दोस्तों यानी कि समाज से, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज ने ही बनाया है हमें कि लड़कियां इस प्रकार से होती है, लड़कियां नथनी पहनेगी, या फिर लड़कियों का जो चलने का जो चाल इस प्रकार से हो सकता है, या फिर लड़कियां ये काम नहीं कर सकती बल्कि लड़के वो काम कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, इस प्रकार की जो धारणाएं जो बनाई गई दोस्तों, वो समाज ने बनाई है और समाज को ही हम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी सबसे अच्छा उदाहरण मैं यदि यहाँ पर दूं दोस्तों, तो आप इन सभी में से आप देख पा रहे होंगे जो दो भाई साहब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इनका जो वेशभूषा है कपड़े पहनने का वो अलग दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो गर्ल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो इनकी वेशभूषा है, इनकी जो कपड़े पहनने की यानी कि जो कपड़े जो है कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया है समाज ने, ना कि ये प्राकृतिक तौर से मिला है, यानी कि ये जैविक तौर पर नहीं मिला है, ये बनाया है समाज ने। ठीक है, इसी आधार पर हम फॉलो करते हैं और उसी आधार पर जो है हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने पेश किया। और अपेक्षाकृत जो पुरुष जो है दोस्तों, ये माना जाता है कि पुरुष मजबूत होते हैं किनसे? महिलाओं की तुलना में। और ये माना जाता है कि महिलाएं जो होती है ये रोती बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं पुरुषों को माना जाता है कि ये मजबूत होते हैं और कम, यानी कि जो अगर कभी परेशानी आ जाए या फिर यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो रोते नहीं है। ठीक है, सो ये यहाँ पर माना जाता है। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप मजबूत हो, यानी कि मजबूत हो, कमजोर नहीं, बल्कि आपको रोना नहीं है, इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। जबकि सरकार हो या फिर बाल विकास के माध्यम से जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पर खत्म करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की अपेक्षा कहीं कोमल हो, या फिर घर घर को संभालना या फिर शांत रहने की जो यानी कि यहाँ पर बात की जाती है महिलाओं के प्रति, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों? महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ना कहीं, यानी कि इनकी तुलना यहाँ पर की जा रही है, और इसी तुलना को कहीं ना कहीं भारत सरकार भी जो है काफी हद तक यहाँ पर कंट्रोल कर रही है दोस्तों। आप सभी को पता है यदि आप कोई ऐसी यानी कि कोई ऐसी लड़की या फिर कोई ऐसा लड़के को आपने देखा होगा जो दोनों का सिलेक्शन हुआ है, तो अब भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? दोनों को समान पेमेंट यहाँ पर दे रही है, जिससे कि ये जो भेदभाव है वो कम किया जा सके और सभी को समान अवसर, सभी को समान उसका मूल्य मिल सके। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इस पे कदम उठा रही है, और इसको एजुकेशन के तौर पर भी कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सो आपको यहाँ पर समझ में आया दोस्तों जेंडर क्या है? सो यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जाएगा, जेंडर समाज ने, यानी कि जेंडर जो है समाज के द्वारा बनाया गया है, न कि ये जैविक प्रक्रिया नहीं है। यानी कैसा है? जेंडर जैविक नहीं होता है, बल्कि किसने दिया है? समाज ने दिया है, समाज ने तय किया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और जेंडर कैसा होता है दोस्तों? जन्म से नहीं होता है ना? कैसे होता है? जन्म से नहीं होता, बल्कि ये जो है समाज और संस्कृति के द्वारा सिखाया जाता है कि आपको लगे कोई गर्ल्स है तो लड़की यानी कि लड़कियों को इस प्रकार से बोला जाता है कि आपको इस प्रकार से बात करना है, किस व्यक्ति के सामने बॉयस होते हैं तो उनको जो है यानी कि लड़कों के हिसाब से सिखाया जाता है कि आपको इस प्रकार से बात करना है। सबसे अच्छा उदाहरण यदि मैं यहाँ पर दूं दोस्तों, तो जब आप छोटे बच्चों को देखते हो दोस्तों कि यदि कोई गर्ल्स है या फिर कोई बॉयज है, तो वहां पे क्या किया जाता है? लड़कियों को खासकर जो गुड़िया जो होती है ना, गुड़िया, उनसे खेलने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। और यहीं पे यदि हम लड़कों की बात करें तो इनको बहुत सारे ऐसे खिलौने आप कह सकते हैं दोस्तों, या फिर कुछ ऐसे दिया जाता है जैसे कि बाइक हो गया या फिर साइकिल हो गया, कुछ ऐसे, या फिर जो खेलने के लिए भी दिया जाता है ना, तो लड़कों को एक अलग ही तरीके से जो यानी कि खेलने के लिए साधन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों में एक रूढ़िवादिता उत्पन्न किया जा रहा है, जबकि इससे हमें कम करना चाहिए। और एक शिक्षक के नजर से यदि हम देखें दोस्तों, यदि आप अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे देखते हो, तो आपको क्या करना है? यदि आपके पास में बहुत ही अलग, यानी कि अलग अलग धर्म के अलग अलग जो है बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, कुछ बच्चे अमीर होते हैं, सो सभी बच्चे एक जैसा नहीं हो सकते हैं ना। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको
समझने में समस्या होगी। तो आपको सभी बच्चों को समान तौर पर देखना है, किसी बच्चे को आपको अलग नहीं दर्शाना है जिससे कि बच्चे को ठेस पहुंचे, है ना। और आपको सभी बच्चों को समान ध्यान देते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना है, और आपको ये ध्यान देना है कि किस बच्चे में कमी आ रही है, उस बच्चे की कमी को पहचान कर उस बच्चे की कमी को पूरा करना है, न कि आपको उससे अलग दर्शाना है। यदि आप इस प्रकार से करते हो तो कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक रूप से आप बच्चे को प्रताड़ित करोगे, बच्चे अपने आप को आज यानी कि अलग महसूस करेगा, हीन महसूस करेगा। तो आपको एक यानी कि आपको एक शिक्षक होने के नाते ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना था दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों यानी कि जेंडर जिसे कहा जाता है लैंगिकता, है यानी कि जेंडर और लैंगिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि जेंडर और लैंगिकता क्या है। यदि हम देखें दोस्तों, सो आप सभी ने जब फॉर्म फिल किया होगा दोस्तों कोई भी, तो आपने देखा होगा जेंडर, ठीक है। क्योंकि खासकर जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो हमें जेंडर देखने को मिलता है। तो जेंडर जब देखने को मिलता है तो हम क्या होते हैं वहां पर, यदि कोई लड़का है तो यानी कि मेल लिखता है, या फिर कोई गर्ल्स है तो फिर वहां पे फीमेल लिखती है। तो खासकर हम यही देखे हैं। अब यहाँ पर हम दोनों को देखते हैं, लैंगिकता यानी सेक्स को या फिर जेंडर, दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जेंडर की, तो जेंडर किसने दिया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है, जेंडर किसके द्वारा मिला है, जेंडर मिला है समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा। और इसी आधार पर, क्योंकि जेंडर जो है जेंडरवादिता या फिर जो समाज ने हमें बचपन से जो सिखाया है, संस्कृति से जो हमें मिला है, वही हम आगे जाके फॉलो करते हैं। और ये पूरा जो प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, व्यक्ति का जो दायित्व होता है वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और समाज से हम सीखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है दोस्तों, क्या कि जेंडर कैसा है, सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि समाज और संस्कृति के द्वारा ये बनाया गया है, समाज के द्वारा दिया गया है, न कि ये जैविक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा, यदि मैं बात करूँ दोस्तों सेक्स की यानी कि लैंगिकता की, सो लैंगिकता क्या दोस्तों, ये जैविक स्तर है, यानी कि जैविक अंतर है, यानी कि जैविक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर मिलता है। और ये कैसा है दोस्तों, ये जन्म यानी कि जन्म के साथ में आता है, ठीक है। कैसा आता है, जन्म के साथ में आता है। अब आपके लिए एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण यहाँ पर पेश करता हूँ। मान लीजिए कोई गर्ल्स, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है, और एक बॉयज है, ठीक है, बॉयज है, ठीक है। सो ये कैसे दोस्तों, यानी कि इनकी जो प्रकृति या फिर इनको जो लैंगिकता जो मिला है वो कैसा है, जन्मजात है। कैसा है, जन्मजात है। इसको और थोड़ा सा मैं अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप सभी को पता है, क्रोमोसोम्स के बारे में आप अच्छा से जानते होंगे। जो गर्ल्स यानी कि जो महिलाएं जो होती है, उसकी जो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पर देखने को, यानी कि जो फीमेल जो होती है उसकी क्रोमोसोम्स एक्स होती है। यहीं पे यदि हम पुरुषों की बात करें दोस्तों, सुमेल्स की, तो यहाँ पर आप देखते हो वाई वाई देखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि एक्स एक्स जुड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को पता है गर्ल्स यानी कि गर्ल्स का जन्म होगा, ठीक है। यदि यहीं पे बात करूं दोस्तों एक्स वाई, तो एक्स वाई यदि यानी कि इसका संयोग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि बॉयज का जन्म होगा। तो ये क्या है, यदि कोई इस प्रकार से, यदि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो लड़के का ये जन्म हुआ है दोस्तों, तो वो किसके द्वारा हुआ है, वो जैविक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ना कि ये समाज के द्वारा दिया गया है ना। तो ये आपको यहाँ पर समझना था। और यह जो एक्स यानी कि जो एक्स वाई के सहयोग से यदि किसी यानी कि लड़के का यहाँ पर जन्म हुआ, तो ये जैविक रूप से हुआ है। कैसा हुआ है, जैविक रूप से हुआ है, ना कि ये समाज ने दिया है। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार से ये जो यानी कि पहले से ही बहुत सारे लोग जो है यानी कि उनकी जो मानना ये होता है कि गर्ल्स को जो है कहीं ना कहीं जो है कम प्राथमिकता देते हैं। यानी कि बहुत बार हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे यदि हम देखें या फिर न्यूज पर देखें, तो हर बार कहीं ना कहीं एक ऐसा न्यूज हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं गर्ल्स को या तो जन्म के पहले ही मार दिया जाता है, या फिर उनको उतना संरक्षण नहीं दिया जाता है। और ये प्रथाएं कहीं ना कहीं, ये जो एक्स और वाई का जो यानी कि जैविक जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत यानी कि इसका प्रभाव हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो समाज में लोग ये मानते हैं, जो जागरूक नहीं, वो ये मानते हैं कि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं आगे जाके यानी कि माता पिता की यानी कि सेवा नहीं करेंगे, या फिर उनके जो हकदार नहीं होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे पहले जो प्राथमिकता जो दी जाती है यहाँ पर, वो दी जाती है यानी कि लड़कों को। इसीलिए कहीं ना कहीं लड़कियों को कम प्राथमिकता देने के कारण या तो उनको जो है पहले ही मार दिया जाता है। सो अभी सरकार ने क्या किया है, इस प्रकार की जो टेस्टिंग जो होती है, जो पहले ही बता देती है, उस पे यहाँ पर काबू कर लिया है, जिससे कि जो लड़कियों में जो हीन भावना है लोगों में, उसको कम किया जा सके। और कहीं ना कहीं लड़कियों को भी अभी की स्थिति में कंधे से कंधे मिलाकर लड़कियां भी लड़कों की तुलना में कार्य कर सके, अपने नाम को रोशन कर सके। इसलिए भारत सरकार भी यहाँ पर यह कार्य कर रही है। फिर यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों जेंडर और यानी कि लैंगिकता की, तो यहाँ पर दोनों आपको यहाँ पर समझ में आया। जेंडर कैसा है, सो जेंडर आपको याद रखना है, यानी कि ये जन्म से मिला हुआ है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड जो मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, जेंडर को, सो जेंडर कैसा है, समाज ने बनाया है, ठीक है। ये समाज के द्वारा मिला है। और सबसे अच्छा उदाहरण जो कि इससे पहले भी मैंने आपको दिया था, कि जो पुरुष जो होते हैं ना, कैसे होते हैं पुरुष
जो होते हैं वो कठोर होते हैं, ये माना जाता है। ये किसने कहा है? ये समाज ने कहा है, बल्कि ये जन्मजात नहीं मिला है। किसने कहा है? समाज ने कहा है। और यदि कोई महिला है या कोई गर्ल्स है तो इसे माना जाता है कोमल, ठीक है। तो ये किसने कहा है भाई? ये कहा है समाज ने। और इसी आधार पर कहा जाता है कि जो पुरुष जो होता है वो घर के बाहर का काम करेगा, है ना, घर के बाहर का काम करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर कहा जाता है। और जो महिला जो होती है ये कोमल होने के कारण घर का काम करेगी। तो ये किसने कहा है? ये पहले ही से ही नहीं मिला है उसको कि ये घर का ही काम करेगी, बल्कि ये समाज ने कहा है और समाज को ही मान्यता देते हुए हम आगे करते जाते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में यदि आप देखें दोस्तों, तो अभी जो है कहीं ना कहीं लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब लड़कियां कमजोर नहीं बल्कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कई गुना जो है स्ट्रांग हो रही है। और आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, मुक्केबाजी की बात करें, फिर क्रिकेटर की बात करें, या फिर कोई ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो है हस्तियां कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी जो कि महिलाएं होते हुए भी कहीं ना कहीं लड़कों की तुलना में आज बहुत स्ट्रांग है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, समाज ने जो बनाया है और संस्कृति ने जो दिया है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये तोड़ना स्वाभाविक सी बात है, जिससे कि जो गर्ल्स के प्रति जो लोगों में हीन भावना आती है उसको यहाँ पर भारत सरकार कम कर रही है। और अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों कि अभी जो एनसीईआरटी या फिर अभी जो बुक्स आया है दोस्तों, जिससे कि लोग जागरूक हो सके, बच्चों को जागरूक किया जा सके, इसीलिए ये जो पूरा जो टॉपिक है दोस्तों इसको भी अब जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आया दोस्तों, लैंगिक यानी कि जो सेक्स है वो या फिर जेंडर क्या है ये आपको यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। अब हम देखते हैं दोस्तों जेंडर का समाज में क्या असर पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं गर्ल्स को अलग नजरों से देखा जाता है और बॉयज को अलग नजरों से देखा जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर दूं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक शिक्षक है या फिर आप ही एक शिक्षक हो, आपके लिए क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हो, ठीक है, अपने आपको शिक्षक मान लीजिए कुछ समय के लिए, आप एक शिक्षक हो और आपके सामने गर्ल्स और बॉयज यानी कि दो अलग अलग यहाँ पर यानी कि समूह दिख रहे हैं। अब यदि आप लड़कियों को ये कहते हो कि लड़कियों आपको कोई डायग्राम बनाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने देखा होगा ना दोस्तों कि सामने जो है या घर के सामने या फिर कहीं भी जो है किस प्रकार से पेंटिंग करने का यदि आपने लड़कियों को काम दे दिया और लड़कों को आपने कहा कि लड़कों आपको डेस्क उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने दोनों समूह के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में आपने रूढ़िवादिता का काम किया है ना। यानी कि आप या तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग समझते हो या बच्चे यानी कि जो गर्ल्स है उनको कमजोर समझते हो, इसीलिए दोनों को आपने अलग अलग कार्य यहाँ पर दिया। सो खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों वो एक दूसरे के बीच में तुलना करने वाले होते हैं और उसमें आपको समझना होता है कि ये रूढ़िवादिता है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर समझना होता है और खासकर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर जेंडर का समाज पर असर देखते हैं दोस्तों। यदि हम पारिवारिक तौर पर देखें दोस्तों, जब हम जिस परिवार में जब हमारा जन्म होता है उसके बाद में जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं दोस्तों कि लड़कों को कहीं ना कहीं आजादी धीरे धीरे मिलने लगती है और वो अपने स्तर पर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको सारी चीजें, सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं मिलने लगती है। और यही लड़कियों को कहीं ना कहीं घर के काम सिखाए जाते हैं और ये माना जाता है कि जब आप दूसरे घर में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो काम करना होगा, इसीलिए आपको पहले से ही ये सारी काम यानी कि ये सारी चीजें सीखते रहना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर समाज ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर उत्पन्न किया है। और सिर्फ ये कहाँ से मिल रहा है, ये घर से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यही भी यदि हम स्कूल में देखें दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया था, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यानी कि लड़कों को अधिक ध्यान दिया जाता है और लड़कियों को कम ध्यान दिया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण उदाहरण यदि मैं यहाँ पर आपके पास में पेश करूँ दोस्तों, आप एक शिक्षक हो और आप लड़कों से ये कहते हो कि लड़कों आपको मैथ्स और विज्ञान जैसा सब्जेक्ट लेना चाहिए और लड़कियों को आप कहते हो कि लड़कियों आपको हिंदी या फिर सरल भाषा लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक रूढ़िवादिता के तौर पर बच्चों को यानी कि बच्चों से कह रहे हो। तो इस प्रकार से एक शिक्षक का दायित्व नहीं होता है, बल्कि आपको रूढ़िवादिता को खत्म करना होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यदि हो रहा है तो ये भी क्या है, रूढ़िवादिता है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम मीडिया की बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं जो होती है दोस्तों, इनको कहा जाता है रसोई में, यानी कि रसोई में काम करना चाहिए। और जो पुरुष जो होते हैं शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग किरदार दिखाए जाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं दोस्तों, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है घर का कार्य या फिर ऐसे रोल दिए जाते हैं जो सरल होते हैं और वही जो है पुरुष शक्तिशाली यानी पुरुषों को शक्तिशाली दिखाया जाता है। तो खासकर जेंडर में यानी कि जेंडर का समाज में जो असर देखने को मिलता है दोस्तों, वो एक तो परिवार से देखने को मिलता है, साथ साथ स्कूल में, साथ साथ मीडिया में और समाज में कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो जेंडरवादिता है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो खासकर ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, पहला परिवार, स्कूल और मीडिया, ठीक है। तो यहाँ से असर स्टार्ट यानी कि मिलना स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है, दिखना हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में शिक्षा में जेंडर का महत्व को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास
प्रयास करता हूँ दोस्तों। सो एनसीएफ 2005 में जेंडर समानता शिक्षा की पहली प्राथमिकता यहाँ पर होनी चाहिए, ये यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 में कहा गया है दोस्तों। और ये आईएमपी एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टि से। यानी कि जो है एनसीएफ में भी ये कहा गया है कि जेंडर जो है समानता शिक्षा, यानी कि जेंडर जो है समानता शिक्षा की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि मैं इसको समझाने का प्रयास यदि मैं यहाँ पर करता हूँ दोस्तों, तो जैसे कि आप यहाँ पर भेदभाव देख पा रहे होंगे ये दोनों डायग्राम में, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लड़के और लड़कियों को समान अवसर यहाँ पर देना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। और इसी आधार पर अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है दोस्तों, जिसमें कि सभी को समान अवसर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगला यदि हम एनईपी 2020 की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी जो है लिंग आधारित भेदभाव खत्म करना यहाँ पर यानी कि इसका निश्चय किया गया है। साथ ही साथ जेंडर इंक्लूसिव जो सामग्री है वो उनको समान रूप से दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं गर्ल्स है तो उसको कम या फिर उसी प्रकार से सामान दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स को या फिर गुड़िया या फिर इस प्रकार से खिलौने दिए जा रहे हैं जो खासकर गर्ल्स के लिए बनाया जाता है, ये माना गया है समाज के द्वारा। या फिर जो बॉयज होते हैं उनको अलग प्रकार से यहाँ पर खेलने के लिए सामग्री दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो भेदभाव है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए जो एनईपी 2020 है ये भी कहता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो है एसटीईएम की जो भागीदारी पर यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों, तो लड़कियों की विज्ञान और जो तकनीकी में भागीदारी बढ़ाना यहाँ पर इसका लक्ष्य है। सो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र पर आपको यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिल रहा है दोस्तों, एक एनसी यानी कि एक एनसीएफ का, एक एनईपी का और एक है एसटीईएम का। तो ये वाला जो स्लाइड है दोस्तों इसको आपको खासकर समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जेंडर असमानता के उदाहरण, क्योंकि आप सभी को मैंने अभी तक जो बताया है दोस्तों और जो समझाने का प्रयास किया दोस्तों, वो खासकर मैंने ज्यादा एग्जाम्पल देते हुए समझाया है। मान लीजिए लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं क्या क्या आती है दोस्तों, यानी कि इनकी जल्दी विवाह हो जाती है, या फिर लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, या फिर लड़कियों को ये माना जाता है कि आपको दूसरे के घर जाना है इसीलिए आपको कम पढ़ना है, या फिर इनको पढ़ने के लिए कम समय दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता। और ये खासकर लड़कियों की शिक्षा में बाधा पहुंचाने का कार्य यहाँ पर समाज के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार की भावनाओं को जागृत करके। यही महिलाओं को कम यानी कि महिलाओं को काम पर रख यानी कि काम यानी कि जो काम पर कम वेतन यहाँ पर मिलता है। लेकिन अब भारत सरकार ने इस प्रकार की जो तुलना है लड़के और लड़कियों के बीच में, इसको यहाँ पर बहुत हद तक कम कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में खेल और विज्ञान में लड़कियों को कम मौका मिलता है। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार हो या फिर अन्य जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा है दोस्तों, इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा के माध्यम से, जिससे कि इस प्रकार की जो भेदभाव है लड़के और लड़कियों के बीच में, या फिर इस प्रकार की जेंडर रूढ़िवादिता है, इसको बहुत हद तक यहाँ पर कम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों शिक्षा का क्या दायित्व है जेंडर के प्रति। सो कहीं ना कहीं भाषा पर यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों, तो कक्षा में जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। साथ ही साथ जो है यानी कि लड़के और लड़कियों को दोनों को समान अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए, जिससे कि दोनों जो है अपने सब्जेक्ट में या फिर अपनी शिक्षा का विकास कर सके। कि ऐसा नहीं कि लड़कों को अलग सब्जेक्ट दे दिया जाए, या फिर लड़कों को आगे बिठा दिया जाए, या फिर लड़कियों को पीछे बिठा दिया जाए। तो इस प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना है, बल्कि आपको इसको कम करना है। यदि आप इस प्रकार से कर रहे हो तो ये क्या है, आपके लिए रूढ़िवादिता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में भाषा, अच्छी भाषा का प्रयोग, यानी कि कक्षा में जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई गर्ल्स और बॉयज यानी कि दोनों का यानी कि दोनों समूह के बच्चे आपके पास में बैठे और आप एक शिक्षक हो, और आपको कहीं ना कहीं लड़कियों को हीन भाव से या फिर जो है लड़कों को स्ट्रॉन्ग भाव से नहीं देखना चाहिए। अपनी भाषा को सभी को न्यूट्रल करते हुए समान रूप से आपको बोलना होगा। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दोनों को यानी कि दोनों लिंगों का जो यानी कि संतुलन बनाए रखते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए आपको सुनिश्चित करना होगा, ताकि जो है कोई बच्चा, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी जो है समूह ही अपने आप को हीन नजर से न देख सके, अपने आप को हीन न समझ सके, कमजोर न समझ सके। इस प्रकार से आपको पाठ्यपुस्तक का जो पाठ्यचर्या है उसको यहाँ पर दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए प्रतिनिधित्व करना होगा। तो ये है शिक्षक का एक दायित्व, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। पहला भाषा, अवसर, और अवसर में क्या है, यानी कि खासकर सभी को, दोनों को, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, सभी को समान अवसर देना चाहिए। साथ ही साथ कमजोर वर्ग हो या फिर पढ़ने में कमजोर है, तो सभी को समान अवसर देना यहाँ पर चाहिए, ना कि उनको अलग करना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी वर्ग के बच्चों को अलग नहीं दर्शाना है दोस्तों। यदि
बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो आपको क्या करना है, उसकी कमियों को पहचानना है और कमियों को पहचानने के बाद में उस कमी को दूर करना है, न कि बच्चों को अलग दर्शाना है। क्योंकि यदि आप बच्चों को अलग दर्शाते हो तो कहीं ना कहीं बच्चा जो अपने आप में हीन महसूस करेगा और उस समूह से अपने आप को अलग करने का प्रयास यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे करने लगता है। तो एक शिक्षक का जो ये दायित्व होता है दोस्तों कि सभी को समान अवसर देना है और भाषा का ऐसा प्रयोग करना है क्लास में, ताकि यानी कि लड़कों और लड़कियों या फिर गरीब वर्ग या फिर अन्य वर्गों के बीच में कहीं तुलना ना हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होता है एक शिक्षक के होते हुए। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कक्षा की गतिविधि का जो सुझाव है वो किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि समाज की अपेक्षा यहाँ पर अपेक्षाएं होना चाहिए, यानी कि बच्चों से पूछे कि समाज जो है लड़कों और लड़कियों से क्या चाहती है ना, यानी कि बच्चों से आपको पूछना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि समाज जो है लड़कों और लड़कियों से क्या चाहती है। साथ ही साथ जो है बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, रोल प्ले के माध्यम से जो है बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कहने के बच्चों को सिखाना चाहिए और घर और स्कूल में जेंडर रोल्स का प्रदर्शन जो है बच्चों के द्वारा कराना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है इस प्रकार की जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समझ सके और आगे जाके बच्चा भी जो है इस प्रकार की जो रूढ़िवादिता है उस यानी कि उसको कम कर सके, इसके प्रति जो है जागरूक हो सके और लोगों को जागरूक कर सके। साथ ही साथ पोस्टर बनवाना चाहिए बच्चों से, जिससे कि बच्चे जो है इसके प्रति जागरूक हो सके। तो ये कक्षा की गतिविधियों के लिए सुझाव है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों याद रखने लायक पॉइंट, यानी कि जेंडर कोई, यानी कि क्या मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जेंडर कोई जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि ये समाज के द्वारा बनाया गया था। ये दो यानी कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद में शिक्षक की जो भूमिका जो होती है दोस्तों वो सभी के साथ में समान होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इस क्लास में हमने क्या क्या देखा और क्या महत्वपूर्ण था। तो पहला हमने देखा दोस्तों कि स्वयं को समझना, यानी कि शिक्षक बनने वाले को जेंडर का सही अर्थ पता हो, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ आपको किस प्रकार से एक शिक्षक को अपने आप, यानी कि अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखते हुए आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है क्लास में, ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। यानी कि संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ सभी के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यानी कि समान अवसर जो है सभी बच्चों को यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का जेंडर वाला क्लास। तो अभी तक मैंने जो जो बताया है उसको आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक आएगा दोस्तों, उसमें हम बहुत ही अच्छा से नेक्स्ट ये टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल अभी इस क्लास में हमने बस जेंडर को समझने का प्रयास किया, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो जेंडर के प्रति यहाँ पर मजबूत हो और आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों उसमें आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझ पाए। अब आपको यदि इनके क्वेश्चन देखना है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने एक जेंडर वाला क्लास जो है आपके लिए अपलोड किया था, जो कि लाइव भी आप लोगों के बीच में आया था। वो क्लास में जो क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया है उनको आप एक बार अच्छा से हल करके देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जेंडर से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे यानी कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको वहां पर समझ यानी कि देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सो एक बार आप अच्छा से देख लीजिएगा और ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये वो क्लास है जो कि आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा दोस्तों कैरोलिन जो मॉरिस के द्वारा जो जेंडर रूल्स बताए गए दोस्तों उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट अगले क्लास में। ठीक है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए द सलाम एजुकेशन के साथ में जुड़े रहे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए अपडेट, नए नए नोट्स, नए नए फैक्ट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।